नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। हमारे खास कार्यक्रम नारी तू नारायणी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना जैन, जो कि एक बिजनेस वूमन है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं नेहा पुरोहित, जो कि बिजनेस वूमन भी हैं, एक अधिवक्ता भी हैं, साथ ही उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया है। मैम, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक बिजनेस वूमन है, अपनी फैमिली का बिजनेस आप संभालती हैं, तो आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है इसमें? सबसे पहले तो घर पे ये बोलना कि मैं बिज़नेस में आपको मदद करना चाहती हूँ, ये एक चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। मैं लकी रही कि मेरे फादर ने लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं किया, तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, तो ये बात मेरा आसान रहा। लेकिन बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद फिर मेरी चुनौतियाँ स्टार्ट हुई, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्कर्स के साथ वर्क करना होता है, बहुत सारे अधिकारियों के साथ काम करना होता है, तो वो आपको स्टार्टिंग में आपको प्रूफ करना होता है हर क्षेत्र में। एक महिला के साथ ये एक थोड़ा सा, मैं मानती हूँ कि भारत में एक थोड़ा सा ये है कि हमें हर चीज़ में खुद को प्रूफ करना पड़ता है, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो, कितनी भी उपलब्धियां आपने हासिल की हो, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कामयाबी, आपके मेडल, आपके सर्टिफिकेट्स, वो कोई मायने नहीं रखते। आपको हर इंसान के सामने खुद को प्रूफ करना होता है। तो स्टार्टिंग जो वर्क फील्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे चैलेंजिंग रहा। मुझे ये भरोसा दिलाने में थोड़ा टाइम लग गया मेरे वर्कर्स को कि मैं लीड कर सकती हूँ, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकती हूँ, आपके साथ प्रॉपरली वर्क कर सकती हूँ। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये किसी भी हमारे मेल जो ऑनर है उनसे डिफरेंट नहीं है, उनका वर्किंग उसी के साथ है, उसी की तरह है, फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दिया। तो ये सिर्फ मैं अपने बिजनेस की बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारे फील्ड में एक्टिव रही हूँ। ये मुझे हर फील्ड में मैंने फील किया है कि मुझे हर बार खुद को प्रूफ करना होता था। ये शायद हर एक महिला की कहानी होगी, जैसे घर के बाहर, घर में, कहीं पे भी जाए, एक खुद को प्रूफ करना होता है। लेकिन एक बार अगर आपने प्रूफ कर दिया तो स्काई इज़ द लिमिट, फिर कोई लिमिट नहीं जी है। जी बिल्कुल। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी बिजनेस करती हैं, तो महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है ये, कि क्योंकि हम एक महिला हैं और प्लस हमारे साथ अक्सर होता है, ये बचपन से होता है, जब से हम पैदा होते हैं हमारे घर से ये शुरुआत होती है कि लिंग भेद जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन आप एक बिजनेस वूमन है, तो आपके साथ इस तरह का भेदभाव हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने कैसे इन सब चीज़ों से आप निपट के आगे बढ़ी हैं? जी, थैंक यू सो मच पहले तो हमें यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपके इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देना चाहूँगी कि जैसा मैं बताऊँगी, आप कह रही हैं बिजनेस वूमेन, उसके पहले मैंने भी इंजीनियरिंग किया है और मैं कॉरपोरेट सेक्टर पे एक अच्छी पोजीशन पे वर्क कर रही थी बिफोर मैरिज। और आपका सवाल मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी का समय आया, अभी तक तो ठीक है, आप शादी के बाद थोड़े दिन आपने काम किया, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे ख्याल से एक महिला होने के नाते कि आप बहुत एम्बिशियस होती हैं, आप बहुत कुछ आगे कर सकती हैं और आप अपने करियर के एक चरम पे होती हैं। उस वक्त जो प्रेगनेंसी होता है एक चैलेंज होता है। मैं ये नहीं कहूँगी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की जिम्मेदारी, घर संभालना, और वो जो आपके पास एक सडन प्रेशर आता है शादी के बाद में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है संभालना, खास करके अगर आप एकल परिवार से संबंधित हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी वहाँ पे एक जॉब को ड्रॉप करना पड़ा। जो मेरा एक अच्छा जॉब सेटल था इतने सालों का, वो मैंने ड्रॉप किया और थोड़े से अंतराल के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं इस तरह से अपने एम्बिशन को नहीं खो पाऊंगी। तो बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बच्चे को मैनेज करना, घर को मैनेज करना। मैंने अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब मेरे जो हस्बैंड का बिजनेस था उसी को मैंने कंटिन्यू किया, और उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी खुद की भी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो मैं मीडिया क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं विभिन्न चैनल्स और रेडियो के माध्यम से भी इसी तरह के कार्यक्रम, और मेरा खुद का भी एक चैनल है, वहाँ पे भी हम ये महिला सशक्तिकरण या जो नारी तू नारायणी आपका जो ये एपिसोड चल रहा है, उसी तरह के कार्यक्रमों को हम, जो शून्य से शिखर तक महिलाएं आती हैं, उनके विभिन्न उनके संघर्ष हैं, उनको भी हम लेकर आते हैं। तो इस तरह के जो संघर्ष हुए हमारे साथ में कि और इसके बाद एक और बात कि जब उम्र की आप उस दहलीज में पहुंच जाती हैं, जब आपका बच्चा, आप प्रेग्नेंट होती हैं, और उसके बाद जब आपको वापस ये एहसास होता है कि अब आपको करियर रीस्टार्ट करना होता है, तो कई बार वो समय, वो उम्र आपको परमिट नहीं करती है। तो ये भी एक तरह का चैलेंज है। तो मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि जब इस तरह की दिक्कतें आएँ, जब घर बाहर मैनेज करने के, तो उस समय को ना गंवाएं, तो बिल्कुल होश में रहें। कई बार जैसे मैं कई लेखिकाओं के लेख भी पढ़ती हूँ कि 40 की उम्र के बाद आमतौर पर महिलाएँ जागती हैं अपनी कब्र से। तो ये बहुत ही उम्दा लाइन है
कि सच में 40 की उम्र के बाद जब हम जागते हैं तो ऑप्शंस की कमी हो जाती है, कई जगह एज लिमिट्स आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा बैरियर है मैडम ये करियर के हिसाब से मैं मानती हूँ। और अगर आप एक एम्बिशियस वुमेन हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन को वो जो ठेस लगती है कि आपका इतना जो सम्मान था, मान था, आप घर की दहलीज में कहीं ना कहीं उस सम्मान से कहीं ना कहीं वंचित तो रही जाती हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र की महिला हो और किसी भी पोजीशन पे हो, आप घर पे सिर्फ एक महिला है, ये बिल्कुल मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जैसे हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम भी खुद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी। तो समय ना गंवाएं और अपने लिए, खुद के लिए खड़े हो जाए समय पर। तो इसी के साथ नेहा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि अर्चना जी ने कहा कि फैमिली को संभालते हुए खुद को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और यहाँ पर आप सिंगल मदर हैं, आपने अकेले ही सब कुछ किया है, अपने परिवार को संभाला है, बच्चों को संभाला है, खुद को संभाला है, अपने करियर को भी संभाला है। तो ये यात्रा आपकी कैसी रही? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसके जवाब से बहुत सारी महिलाएं जो मेरे स्थिति से गुजर रही हैं या जिनको फ्यूचर में ईश्वर ना करे लेकिन इस स्थिति में आएंगी तो उनको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी जर्नी काफ़ी स्ट्रगलिंग रही। मुझे बहुत, मेरे बच्चियाँ छोटी थी तब मैं सिंगल मदर थी। मेरा स्ट्रगल तब से शुरू हो गया था। सबसे पहला स्ट्रगल आपका ये होता है कि आप ये डिसाइड करते हो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुझे बाहर आना है, मुझे अपना जीवन इस टॉक्सिसिटी के साथ नहीं बिताना। ये डिसीजन लेना ही एक भारत में एक महिला के लिए इतना क्रूशियल होता है कि आपको चारों तरफ से ये बताया जाता है कि जहाँ से आपकी डोली निकली है वहाँ से आपकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। तो ये एक डिसीजन लेना, सबसे पहला मेरा संघर्ष वहीं पे स्टार्ट हुआ। मेरे घर या कोई भी मेरे साथ नहीं था, लेकिन जब एक स्टेज आता है जब आप डिसाइड करते हो कि जो भी होगा मुझे इस दलदल से निकलना है, तो डिसीजन जब मैंने लिया, मैंने फ्यूचर का नहीं सोचा लेकिन डिसीजन ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने अपने आप को प्रिपेयर उस वे में किया कि मैं जब ये डिसीजन लेती हूँ तो मैं अपना और अपने परिवार का है उसका मैं भरण पोषण कर सकूँ। हवा में बातें नहीं होती। अगर मैं कुछ भी सोचे समझे बिना किसी प्रिपरेशन के यदि बाहर निकल जाऊँ तो शायद रास्ते के मैं एक भिखारी की तरह मेरी सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने एक एजुकेशन के लिए, मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में एक पार्ट रहा है। मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, मैं एक के बाद एक डिग्रियाँ लेती रही। उसका रीज़न ये था कि कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं अपने पैर पे कभी भी खड़ी हो सकूं। बचपन से बिजनेस का बैकग्राउंड था। आफ्टर सिंगल होने के बाद एक चैलेंजिंग रहा फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना, तब जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है और आपको पता है कि ये आपके लिए हॉबी नहीं है, ये कंपलसरी है। अगर आप इससे कहीं पे भी चूक करोगे तो आपके घर में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो सफ़र करेंगे, आप पे रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने जब बाहर निकली मैंने अपने आप को फिर से खड़ा किया। शुरू में बहुत विरोध होता है, लेकिन आप मेरी बात मानिए, अगर आप अपने निर्णय पे अडिग रहेंगे और सोच समझकर रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जो कल आपके विरोध में बोल रहे थे कल ही वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। यही मेरे साथ हुआ। मुझे घर और बाहर फिर सब हर तरह से मुझे दोनों हाथों से सपोर्ट मिला और अप्रिसिएशन हुआ। तो आप पहला कदम कभी भी घबराइए मत, आगे बढ़िए, आगे ज़रूर आपको मदद मिलेगी। बस पहला कदम उठाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, उससे निकल जाइए, रास्ता बहुत स्मूथ हो जाएगा। जी जी बिल्कुल मैम। जैसा कि आपने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, तो आपने ये कैसे आपने तय किया कि आपको कराटे सीखने चाहिए और क्यों महिलाओं के जीवन में जो ये कहना चाहिए कि हम सेल्फ खुद के लिए खड़े रहें, तो ये भी एक ज़रूरी हो जाता है कि हम कराटे सीख लें। इसको इसी तरह से देखा जाता है। तो अगर महिलाएं सीखती हैं तो कितना ज़रूरी है ये सीखना, और अगर जो नहीं सीखती हैं तो उनके लिए क्या कुछ रह जाता है, क्या कुछ चूक जाता है? जी, पहली बात तो मैंने कराटे क्यों चुना, मैंने क्यों सीखना स्टार्ट किया। बहुत छोटी थी, हम लोग को साइकिल मिला करती थी, स्कूल ट्यूशन जहाँ पे भी जाना हमको साइकिल में ही जाना होता था छोटी सी एज से। मुझे 2-3 बार इंसिडेंट हुए कि मेरे साथ छेड़खानी हुई। बहुत छोटी छोटी बच्ची थी, मैं साइकिल चलाती थी तो फिज़िकली अब्यूज़, मुझे कोई लड़का मन चला गया साइड में, कुछ बैड टच किया, कमेंट किया, चला गया। तो मैं उन लड़कियों में से नहीं अपने आप को देख पाती थी जो चुप रहे और कुछ रिएक्ट ना करे, उसको नॉर्मलाइज मैं नहीं कर पाती थी। मुझे लगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं एटलीस्ट एक आसान टारगेट ना रहूँ सामने वाले के लिए। तो मैंने अब सोचा, तो मुझे लगा कि जो कराटे है ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए माध्यम हो सकता है जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और मुझे टेक्निक देगा कि मैं एटलीस्ट खुद का प्रोटेक्शन कर पाऊँ। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ मैंने कराटे क्लास ज्वाइन की और उसके बाद यू ट्रस्ट मी, जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, मुझे आज तक कोई पंच और किक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा वो कॉन्फिडेंस मुझे आगे लेकर गया कि मुझे उसके बाद यदि किसी ने अब्यूज़ किया है तो सामने से बहुत अच्छे से मेरे से रिप्लाई लेकर गया है और दूसरी बार
शायद वो किसी और लड़की से हिम्मत नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर था। और मैं चाहती हूँ, मैं अर्ज करूँगी कि सारी लड़कियाँ कोई ना कोई एक मार्शल आर्ट या कोई भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक, आज यूट्यूब इतना एक ब्लेसिंग है कि आप उसमें हज़ारों वीडियो हैं जो बहुत इजी ट्रिक से आपको ये बता सकते हैं कि क्रूशियल मोमेंट में आप किस तरह से खुद को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करें। देखिए, लड़ना इज़ नॉट द आंसर। आप अपने आप को बचा के वहाँ से भागने की स्थिति में भी ला सकें, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है और नेसेसिटी है। तो मैं महिलाओं से भी अर्ज करूँगी और जितने भी प्रशासन और स्कूल है उनसे भी अर्ज करूँगी कि कंपलसरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए महिलाओं और लड़कियों को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई भी और सिचुएशन में आप कैसे खुद की रक्षा कर सको। तो ये और जो नहीं कर पाती हैं उनके लिए एक मैं कभी भी कॉन्फिडेंस लो मत करिएगा। भगवान ने आपको हाथ और पैर दिए हैं, जैसे समझ में वैसे चलाइए, किसी भी तरह से करिए, बस कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर टेक्निक पता होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आप बहुत बेहतर तरीके से वो चीज़ कर सकेंगे। जी जी बिल्कुल, जैसा कि नेहा जी ने कहा कि हमारे लिए कराटे बहुत ज़रूरी है। एक महिला जो है अगर कहीं अकेली है, ज़रूरी नहीं है हर बार उसकी मदद के लिए लोग आएँ, हम खुद भी अपनी मदद कर सकते हैं, इसके लिए कराटे भी ज़रूरी है। तो अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप क्योंकि एक साथ आप घर भी देखती हैं, बिजनेस भी देखती हैं, तो इस दौरान काफ़ी तनाव हो जाता है महिलाओं को खास करके, तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? जी, पहली बात तो आपने बहुत सही कहा कि हम चाहे घर के साथ में आप जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो उसके साथ आप और भी चीज़ों से जुड़ जाते हैं। जब एक बार आप बाहर जाते हैं ना, तो बाहर की बहुत सारी व्यवस्थाओं से आप जुड़ जाते हैं, तो उसको मैनेज करना नो डाउट बहुत दिक्कत होता है। तो मैं तो कहूँगी कि उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लेती हैं, तो अगर मैं कहूँगी एक एवरेज, अगर आप सिर्फ एक सिंपल हाउसवाइफ हैं, तो अगर आप गौर करेंगे अपनी दिनचर्या पे, तो मैं ये मानती हूँ कि आप सारे काम अगर निपटा भी लें तो भी आपके पास बहुत समय बचता है। तो ना केवल हम वर्किंग वुमेन्स हैं इसलिए हम ये नहीं बोल रहे कि हम कैसे टाइम मैनेज करते हैं। मैं तो कहूँगी कि हर महिला को, जो एक आम गृहिणी भी है, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जैसा नेहा मैडम ने कहा कि कॉन्फिडेंस की बहुत अहम भूमिका है, कि आपके अगर अंदर आत्मविश्वास है ना, तो आपको कुछ आए या ना आए, आपका आत्मविश्वास आपसे वो चीज़ें करवा लेता है। और आत्मविश्वास, आप कहीं ना कहीं ये ना माने तो भी आपके आत्मनिर्भर होने से ही आपको आत्मविश्वास आता है। और आत्मनिर्भर आप तभी होंगे जब आप अपने एक आम गृहिणी वाले जीवन से कुछ अलग भी करेंगे। रही बात, जैसा मैंने बताया कि सबसे अहम भूमिका टाइम मैनेजमेंट की होती है, वो तो होती ही है कि आप ये देखिए, अगर आप घर पे भी सिर्फ रहती तो आप बहुत सारा समय कैसे आप वेस्ट कर रही हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहूँगी कि हर महिला का कहीं ना कहीं वो समय वो बर्बाद कर रही होती है बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में। बहुत सारी, जब वो काम नहीं कर रही होती तो उनके पास बहुत सारी दूसरी हॉबीज़ होती है जिसमें वो इन्वॉल्व होती है। तो मैं कहूँगी कि हर महिला के पास इतना समय होता है कि वो दूसरे कार्य भी कर सके, लेकिन आपको टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा मैं मानती हूँ कि अगर आप अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से अगर निभा रही हैं तो आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है। जैसा मैडम ने कहा कि अब उनका परिवार उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए, जब तक आप खुद को हर स्टेप पे, जैसे कहा, हमने पहले भी चर्चा की कि हर स्टेप पे एक महिला को खुद को प्रूफ करना होता है। बिल्कुल। तो जब आप एक महिला प्रूफ करना होता है, मैंने जैसा कहा, तो अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ चलेंगी, आप अपने घर के सारे काम अगर टाइम पे कर रही हैं, आप अपने बच्चों को सही समय दे रही हैं, आप अपने हस्बैंड को या बाकी लोगों को सही समय दे रही हैं, तब जाके वो एक्सेप्ट करते हैं। आप शुरू से ये ना मान ले कि आप नहीं करेंगी तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप माने ना माने, जब आप काम में आगे बढ़ेंगी, उनको समय देंगी अपने समय का, तब आपके समय के लिए आपका वो सम्मान करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना भी सम्मान करें और तभी आपको सम्मान मिलेगा। ये आप हमेशा अपने, मैं कहूँगी, आँख और कान खुले रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट का यही एक फंडा है कि आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए शुरू से कि आप ये ना बोलें कि सामने वाला मेरे लिए एडजस्ट करे, शिकायतें करना बंद कर दें। ये मान के चले कि एक महिला होने के नाते आपको ही एडजस्ट करना है और आपको ही सब कुछ करना है। तो बिना शिकायतें आगे बढ़ते जाइए, फिर देखिए कारवां आपके साथ चलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। लेकिन अर्चना जी, ये जो सफलता है महिलाओं को, हम कहते हैं कि हम एक सफल अपने करियर में बनेंगे, तो महिलाओं के लिए सफलता की क्या मायने हैं? क्या अगर हमारे पास गाड़ी है, हमने खुद के पैसे से गाड़ी ले लिया, हमारे पास बंगला है, पैसे हैं, तो हमको क्या सफलता मिल गई? सफलता के क्या यही मायने हैं या कुछ और भी मायने होते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सफलता एक बहुत ही, जो आपने कहा कि सफलता के क्या मायने हैं, तो सफलता के मायने खाली ये नहीं है कि आप बाहर जाके बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं कई बार जब बाहर मैं एक सक्सेसफुल, जब मैं अपने जॉब में भी थी, मैं बहुत सक्सेसफुल थी। अभी भी मैं जिस क्षेत्र, मीडिया क्षेत्र में भी, जैसा मैंने बताया,
मैं वहाँ पे बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी घर पे रह जाए तो आप माने ना माने एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि नहीं कुछ तो कमी है। मेरे हिसाब से ये मेरा सोचना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये मेरा मानना है कि सफलता एक महिला होने के नाते वहीं पे है कि ना केवल आप गाड़ी बंगले या बाकी एसेसरीज आप अपने करियर के दम पे आप पा लेती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप साथ में अपने परिवार को मैनेज कर, चाहे परिवार आपका सपोर्ट करे ना करे, आपको मैं कहूँगी तानों से भी आपको गुजरना पड़ता है, उलाहने भी आपको बहुत मिलती हैं, ये सब के ऊपर उठ के अगर आप अपने बच्चों को एक सही परवरिश दे पाती हैं, आप अपने घर को एक सही समय दे पाती हैं, और बिना ये कंपेयर किए, जैसा मैंने कहा, बिना ये कंपेयर किए कोई आपके लिए क्या कर रहा है, तो सफलता के मायने तब हैं जब आप उस शीर्ष पे पहुँचें, लेकिन अपने परिवार की खुशी के साथ पहुँचें, अपने बच्चों के साथ पहुँचें, और आपके बच्चे गर्व से बोल सके कि शी इज़ माई मम्मा। मैं मानती हूँ कि ये असली आपकी उपलब्धि है, और आपके अगर हस्बैंड हैं और अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको बोले कि नहीं शी इज़। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, जैसे मैडम ने कहा कि कुछ रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं, टॉक्सिक रिलेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर सब कुछ आपकी मेहनत से अगर आप ठीक पर कर पा रही, बैलेंस कर पा रही हैं घर और बाहर, तो सही सफलता वहीं है जब आपका परिवार आपके साथ हो और आपका करियर भी उसी ऊंचाई पे हो। ये एक कंप्लीट सफलता होती है, और ये चैलेंजिंग होता है, तो महिलाओं के लिए इसके निरंतर संघर्षपूर्ण स्थिति में जाना ही होता है। लेकिन मैम ने जैसा कहा कि टॉक्सिक रिलेशन की अगर बात है, तो मैं उससे भी सहमत हूँ कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशन में जी रही हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़राब करें, तो वहाँ से निकलना भी ज़रूरी होता है। तब सफलता के मायने, जैसा मैंने कहा, कि आपके साथ जो लोग हैं, चाहे आपके बच्चे हों या बाकी परिवार के हिस्से, उनकी खुशी के साथ आपका करियर, मैं इसे ही सफलता का 100% मंत्र मानती हूँ। जी 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 बिल्कुल। नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि मैम ने कहा कि हर चीज़ महिलाओं को ही मैनेज करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी है, लेकिन अभी की जो जनरेशन है, इनका सरासर ये मानना है कि हम क्यों एडजस्ट करें, हम क्यों मैनेज करें, हर बार बच्चों के लिए हम ही क्यों जॉब छोड़ें, हर बार बच्चों के लिए हम ही क्यों घर पर बैठें, हमारा हस्बैंड भी बैठ सकता है। तो ये जो महिलाओं की अभी की जो जनरेशन की जो सोच है कि अगर शादी में ज़रा भी खटास आ रही तो सीधे डिवोर्स पे बात आ रही है। पहले क्या होता था, महिलाएं थोड़ा मैनेज करती थी, संभालती थी, संभलती थी। आज के जो डेट में आज की जो लड़कियां, आज की जो महिलाएं हैं, इससे थोड़ा अलग हट गई हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले मैं आप बेस में जाना चाहूँगी कि ये परिवर्तन समाज में क्यों आया। ये वही समाज है जहाँ पे लड़कियाँ डंडे लाठी खाकर भी पूरा जीवन वहीं पे गुजार देती थी। और अब ये समाज है कि आप अगर महिला को कंटिन्यू टॉन्ट करोगे, कंटिन्यू उसको टॉक्सिक रिलेशन में, एटमॉस्फेयर में रखोगे, तो वो बाहर निकलने का ज़रूर सोचेगी। ये क्यों आया, कभी हमने सोचा है बैठकर? इसका मेन रीज़न है महिला सशक्तिकरण। पहले जब महिला, ना तो उसको पढ़ाया जाता था घर में, उसको सिर्फ पैदा होने के बाद उसका इसी तरह से ग्रूमिंग किया जाता था कि तुमको शादी करना है, बच्चे पैदा करना है और वहीं के घर में केयर करना है। एक महिला इक्वल टू, आप बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प की तरह ही उनको देखा जाता था, और उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती थी, ना एबिलिटी होती थी। वो अगर टॉक्सिक रिलेशन में भी है जहाँ पे उसको रोज़ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, तब भी वो उससे निकलने का सोच नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि मायके का दरवाज़ा बंद है, कहाँ जाएगी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करेगी, लिमिटेड है, महिलाओं को काम नहीं दिया जाता था। पहले वो एटमॉस्फेयर था। और अब महिलाएं, बहुत सारे कम्युनिटी में तो मैंने देखा है महिला पुरुषों से ज़्यादा पढ़ रही हैं। आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो अपने आप को प्रूफ करती है हर फील्ड में। आज महिला किसी भी वैलिडेशन के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखती है। आज हम इस स्थिति पर महिला को पहुंचा चुके हैं, मैक्सिमम बहुत सारी महिलाएं। एजुकेशन है, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये इतना बड़ा फैक्टर है, हम इसको बहुत कम हम उसको प्रॉपरली आंक नहीं पाते हैं। जो महिला फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर्ड करती है, वो कभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुट घुट के नहीं रहेगी। बिल्कुल। उसे पता है कि आज, और घर वाले भी उस महिला को डिफरेंट तरीके से देखते हैं जो कमाती है, और उस महिला को डिफरेंट तरीके से देखते हैं वो एक हाउसवाइफ होती है। जबकि हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मानती हूँ, जो बाहर वर्किंग है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। मैं मानती हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे घर में है, उसको कहीं पे भी बस्ट आउट करने का टाइम नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, उसे घुट घुट कर एक ही जगह में रहना है, कहीं पे अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वर्किंग वुमन के लिए एक ही प्लस पॉइंट है, वो बाहर निकलकर एक मूड चेंज हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है, और प्लस वो अर्न कर रही है। तो ये अभी बदलाव आया है। दिस इज़ द रीज़न कि आज महिला, ऐसा नहीं है कि महिला में ये बदलाव आया है तो तुरंत वो घर तोड़ने पर जाती है। महिला का एक बेसिक नेचर होता है सहनशीलता,
एडजस्टमेंट, वो अपने लिमिट को ज़रूर स्ट्रेच करती है। अगर आज कोई बोले कि महिला आज बहुत इजीली घर तोड़ रही है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती, क्योंकि महिला जानती है कि उसका एक डिसीजन उसके पूरे परिवार, उसके बच्चे, उन सबको इफ़ेक्ट करेगा। तो एक फाइनल डिसीजन लेने के पहले बहुत सारे सालों का एक दमनकारी, एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है जो उसे मजबूर करता है कि जब उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो ऑप्शन लेती है। और अब पहले की बनिस्बत उससे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो फाइनेंशियल लिटरेट है, इंडिपेंडेंट है। तो ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस, ये वो फैक्टर है जो आज की महिला को वो पंख देता है कि जहाँ पे तुम्हारे पंख काटे जा रहे हैं वहाँ पे तुम ना रहो, उड़ जाओ, अपना नया घोंसला बनाओ, अपनी नई ज़िंदगी अपने परिवार के साथ नए सिरे से शुरू करो। ये मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कहावत चल रही है कि जब एक महिला कमाती है तो वो ये जताती है कि मैं भी कमा रही हूँ, मेरा पैसा है ना, मेरा पैसा है, मेरे खर्चे हैं। लेकिन वहीं जब एक पुरुष कमाता है तो वो नहीं जताता है, क्योंकि पुरुष पूरे परिवार के लिए कमाता है। तो ये है कि आप इससे कहाँ तक सहमत हैं कि अगर एक महिला कमा रही है तो वो सिर्फ अपने लिए कमा रही है, क्या वो परिवार के लिए नहीं कमा रही है? तो इसमें लोग काफ़ी सवाल भी करते हैं, तो मैं इसमें आपकी राय जानना चाहती हूँ, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? जी, पहली बात तो मैं ये 100% केस में नहीं कहूँगी कि हर बार महिला कमाती है तो वो जताती है। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं, और जैसा मैंने कहा, मैं महिला सशक्तिकरण क्षेत्रों से, कई क्षेत्रों से जुड़ी हूँ, इस पर खुद का मेरा एक प्रोग्राम है। तो मैं जितनी महिलाओं की कहानी जो शून्य से शिखर तक पहुँची, उनकी कहानी मैंने 1 to 1 सुनी, और मैंने देखा कि हर बार ये नहीं होता कि महिलाएँ दिखाती हैं कि एक आध सर्कमस्टेंसेस, कई बार उन्हें मजबूर भी किया जाता है जिस वजह से वो दिखाती। जैसा मैडम ने कहा, और जो मैंने अपने पहले प्रश्न में भी कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है। कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि ये जिम्मेदारी नहीं कि आपके पास 10 टॉर्चर हो रहे हैं फिर भी आप सहेंगी। मैं ये कहना चाह रही थी उसकी पहली हम बहुत आखिरी तक, जैसे नेहा जी ने कहा, हम आखिरी तक कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार बचे, और तब हम, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि महिलाओं को उस तरह का माहौल दिया जाता है कि उन्हें बार बार ये बताना पड़ता है कि मैं काम कर रही हूँ। अगर वो बाहर काम कर रही है और अगर कहीं ना कहीं वो ये उम्मीद कर रही है कि उसके घर के कामों में कोई उसको हेल्प कर दे, और अगर समस्या तो तब होती है जब वो सिंगल अर्नर बन जाती है, कि अगर उसका पति घर पे बैठा है और वो कमा के लेके आ रही है, और घर आके वो देख रही है कि घर की जितनी जिम्मेदारी है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, अगर उस पर भी उसे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो महिला आक्रामक होगी ही कि मैं कितना करूँ, मैं कमा के ला रही हूँ, ये तो निकलेगा ही। आप ये खाली महिलाओं से ना तोले, आज पुरुष भी जब बाहर काम करने जाते हैं तो वो इसलिए नहीं जताते हैं क्योंकि एक महिला बहुत ही सादगी के साथ पूरे परिवार को, बच्चों की हर जिम्मेदारी, आज बच्चों का क्लास है, बच्चों का, वो सब कुछ मैनेज करती है बिना शिकायत। उसका खुद का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, वो दूसरों के टाइम टेबल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती चली जाती है। तो वहाँ पे वो पुरुषों से शिकायत नहीं करती है कि तुम वो जो समय नहीं देना वाली बात अलग है, लेकिन तुमने इसको इस वक्त यहाँ नहीं छोड़ा, या तुमको इस वक्त खाना बनाना था, या इस तरह की जिम्मेदारी उस पर नहीं होती है। तो पुरुष एक तरह से बाहर कमाने के लिए कहीं ना कहीं पूरे आज़ाद होते हैं कि उन्हें सिर्फ जाके बाहर काम करना है, तो वो ये शिकायतें कम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक महिला के ऊपर उस तरह का, जैसा मैंने बताया, प्रेशर आएगा कि उसे घर की भी एक एक छोटी छोटी जिम्मेदारी देनी है, तो वो भी एक महिला है, वो भी एक इंसान है, वो एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारी उतने कम समय में कैसे करेगी। और अगर वो करेगी तो जैसा हमने कहा कि अगर वो जाती है तो उसके इतने के बाद में एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तो फ्रस्ट्रेशन में अगर वो इस तरह की बातें अगर बोलती है कि मैं अकेले कमाती हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति जो हम उसे दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इस पर कहना चाहूँगी, अगर आप एक महिला को एक सही माहौल देंगे, सही मानसिक स्थिति देंगे, तो एक महिला कभी अपने पुरुष को या अपने पति को ये नहीं जताती कि ये मैं कर रही हूँ, जबकि वो कर भी रही होती है। तो भी आप एक हाउसवाइफ की बात की जाए जो कितना काम करती है, जैसा मैडम ने कहा कि सच में एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी बहुत ओवरबर्डन होती है और सबसे थैंकलेस जॉब होता है। तब भी वो बहुत खुशी से अपने हस्बैंड को, मैंने खुद देखा है ये, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप सोसाइटी में रहते हो आप देखते हो कि एक आम गृहिणी में कहीं ना कहीं वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कमी की वजह से वो बहुत मैं कहूँगी सॉफ्ट या बहुत सादगीपूर्ण सी हो जाती हैं। सादगी से अभिप्राय ये नहीं कि वर्किंग वुमेन नहीं होती, वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबती और झुकती तो हैं, तो वो शिकायतें करती ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का एक पारस्परिक, अगर उनके बीच में एक सामंजस्य हो, एक पुरुष और महिला के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो एक महिला कभी इस तरह की शिकायत नहीं करती। ये मैं तजुर्बे से कह रही हूँ। लेकिन अगर आप उसे सही माहौल नहीं दे पाएंगे तो वो क्या कोई भी महिला इस तरह की शिकायतें करेगी। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। जी बिल्कुल। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं पर्सनल आपसे मेरा एक सवाल रख रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे स्कूल में शिविर लगा हुआ था कराटे का, क्योंकि हमारा गर्ल्स स्कूल था। तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों सीखना चाहती हो कराटे। तो मैंने उनको कहा कि मैं खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं स्कूटी से अकेले आती हूँ।
और होता है बीच में कभी किसी ने कमेंट कर दिया, जैसा कि अर्चना जी ने बताया। तो मेरी जो टीचर हैं, जो कि खुद भी एक महिला है, उन्होंने ये कहा, मैं आपको रफ लैंग्वेज में करेक्ट आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम लटके झटके नहीं दिखाओगी तो तुमको कराटे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है कि एक महिला ही, कहते हैं ना कि महिला ही एक दूसरे महिला की कभी कभी दुश्मन बन जाती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? आपने जो सवाल उठाया है वो इतना ज्वलंत सवाल है, वो इसको अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो ये है विक्टिम शेमिंग, जो हमारे सोसाइटी में बहुत ही वाइड स्प्रेड है। अगर आप महिला हैं और आपने किसी चीज़ की शिकायत की, तो जिस व्यक्ति से रिलेटेड शिकायत है वो अपराधी नहीं है, आप अपराधी हैं, क्योंकि आपके साथ ये हुआ, ज़रूर आप ही ने कुछ किया था। ये बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ ये चला आ रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक क्लाइंट थी जो मेरे पास आई थी, कॉलेज में उनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ हुआ था और उसने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। प्रिंसिपल का कहना ये था कि तुम ज़रूर उसके साथ अफेयर में रही होगी, तुम ज़रूर उसको कुछ ग्रीन सिग्नल दी होगी। तो वो शॉक्ड थी, और क्योंकि कॉलेज में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मेरे पास वो कानूनी राय लेने के लिए आई थी। तो मेरे लिए बहुत ही कॉमन मैं देखते आ रही हूँ कि विक्टिम शेमिंग इतना कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि आप महिला हैं तो आपके साथ जो भी हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। बोला जाता है कि महिला छोटे कपड़े पहनती हैं इसीलिए रेप होते हैं। तो आप उस 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची को क्या बोलोगे जिसका रेप होता है? क्या वो अपना शो ऑफ कर रही थी? आप उस महिला के लिए क्या बोलोगे जो 65-70 ईयर्स की उनका रेप हो रहा है? क्या उन्होंने शो ऑफ किया था? तो ये समाज, ये पुरुषवादी सोच है जो उससे हमको बाहर निकलना होगा, और उससे बाहर हमें ही निकलना होगा। तकलीफ ये है कि एक महिला ही महिला को नहीं समझ पाती, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि वो जो सुनते आ रही है वो ये अपना दिमाग नहीं लगाती कि जो वो सुनते आ रही है वो सही नहीं है, उसका दूसरा भी पहलू कुछ हो सकता है जो उसे दिखाया ही नहीं गया है। एक पुरुष प्रधान समाज ने उसे हमेशा एक दोयम, एक सेकंड क्लास सिटीजन माना है। उसके दिमाग में यही शुरू से भरा गया है कि तुम्हें ही अपना ध्यान रखना है, तुम्हारे साथ कोई गलत हो रहा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो। उस मानसिकता से बहुत सारी महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, और जहां हमें महिलाओं को आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए उसकी जगह हम खुद एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। कोई महिला अगर गॉसिप वर्ड इतना महिलाओं में कॉमन है। गॉसिप में हम क्या करते हैं, हम कोई महिला यदि कोई काम कर रही है तो हम बिल्कुल उसके बारे में जजमेंट देना चालू कर देते हैं। अरे वो तो 9 बजे आ रही है, पता नहीं उसका शायद किसी से कुछ चल रहा होगा, पता नहीं उसका तो काम क्या है, वो तो बहुत टिप टॉप रहती है, उसको इस उम्र में टिप टॉप रहने की क्या ज़रूरत है। इस तरह के कमेंट एक महिला ही महिला की तरफ करती है। आई थिंक इस सब मानसिकता से हमें आगे निकलना होगा, और इससे निकलने का एक ही तरीका है एजुकेशन। आप पढ़ेंगे, आपका दिमाग की सोच खुलेगी, और आप जो रियल है उसे देख पाओगे, सामने वाले के शूज़ में अपने आप को रख कर सोच पाओगे। तो ये बहुत ही एक ज्वलंत समस्या है और बहुत ही दुखदायी समस्या है। विक्टिम शेमिंग, इट शुड बी स्टॉप्ड। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप दोनों हमारे साथ शामिल हुई हमारे खास कार्यक्रम में, साथ ही अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ आपने साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नारी तू नारायणी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे कोई नई अच्छी और सच्ची कहानी लेके, जिसे आप महिलाएं हमारी कहानी से प्रेरित होके। इसी के साथ नमस्कार।